हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे CIB BFM मॉड्यूल डी का यूनिट 28। ये फ्रेंड हमारे BFM का सबसे लास्ट चैप्टर है RA ROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बैंक जो है इसको हमेशा मेंटेन करना होता है उसका एक मिनिमम अमाउंट कैपिटल के रूप में, जो कि उसके रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो प्रॉफिट प्लानिंग क्या है? प्रॉफिट प्लानिंग जो है ये बैलेंस शीट मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है, जिसमें कि बैंक के जो इनकम है वो कैसे अराइज होंगे और बैंक को प्रॉफिट कैसे होगी, उसके लिए प्लानिंग करना। तो बैंकों को जो इनकम अराइज होने के जो सोर्सेज हैं वो 3 सोर्स है। पहला तो है इंटरेस्ट इनकम, दूसरा है फी बेस्ड इनकम और तीसरा है ट्रेजरी इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो डिराइव होता है कैसे? लेंडिंग करने से और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने से। कुछ कंट्रीज़ में जो है बैंकों को अपना सर्टेन अमाउंट जो है वो सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व करना जो है वो इन्वेस्ट करना जो है वो मैंडेटरी होता है। इंडिया में भी ऐसा ही है, बैंकों को जो है SLR में इन्वेस्ट करके रखना होता है, तो वो इसी तरह का एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है। बैंक जो है उसको एक प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट पोर्टफोलियो को मैक्सिमाइज करना होगा एक रिस्क एपेटाइट के लेवल तक, ताकि वो प्रॉफिट बिल्डअप कर सके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पे जो है 1000 का इन्वेस्टमेंट दिया गया है बैंकों का अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बैंकों का है। तो पहला यहाँ पे है कि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ यील्ड 6% एंड रिस्क वेट ऑफ 0%, यानी कि यील्ड 6% मिलेगा और रिस्क वेट 0% होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो 1 जो है उसका 1000 इन्वेस्टमेंट है, 2 का 400, 3 का 300 और 4 का 300। लेंडिंग टू AAA रेटिंग एजेंसी, वहाँ पे यील्ड 8% है और रिस्क वेट 20% है। तो 1 का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 का 600 है, 3 का 300 है, 4 का भी 300 है। AA रेटेड जहाँ पे यील्ड 10% है और रिस्क वेट 50% है, 1 और 2 का कुछ भी नहीं है, 3 ने 400 इन्वेस्ट किया है और 4 ने 200 इन्वेस्ट किया है। तो टोटल जो है फ्रेंड उनका इन्वेस्टमेंट 1000 हो गया, 400 600 1000 3 3 4 600 प्लस 400 1000 300 300 200 200 टोटल 1000। तो अभी जो टोटल यील्ड हो गया बैंकों का वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ 1000 पे 6% के हिसाब से यील्ड हो गया 60%। बैंक 2 का जो है 400 पे 6% के हिसाब से हो गया 24 और 600 पे 8% के हिसाब से हो गया 48, टोटल हो गया 72। ठीक वैसे ही बैंक 3 का 300 के ऊपर 6% के हिसाब से हो गया 18, यहाँ पे 8% के हिसाब से 24 और यहाँ पे 10% के हिसाब से 40, टोटल हो गया 82। ठीक वैसे ही बैंक 4 के लिए यहाँ पे 6% के हिसाब से 18, यहाँ पे 8% के हिसाब से 24, यहाँ पे 10% के हिसाब से 20 और यहाँ पे 12% के हिसाब से 24, टोटल ऐड करेंगे तो 86। यील्ड परसेंटेज जो है, टोटल यील्ड परसेंट जो है इसके कंपैरिजन में 1000 का 66% हो गया, 1000 का 72 7.20% हो गया, 1000 का 82 8.20% और 1000 का 86 8.60%। तो ये यील्ड परसेंटेज हो गया। अभी रिस्क वेट एसेट जो है ये कितना हो गया बैंकों का? तो यहाँ पे जो रिस्क है फ्रेंड 0% है, तो इसीलिए रिस्क वेट इसका जो है वो 0 होगा। बैंक 2 में यहाँ पे रिस्क वेट देखिए 0 है, लेकिन यहाँ पे रिस्क वेट 20% है, यानी 600 का 20% हो गया 120। फिर 3 बैंक के लिए देखेंगे, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे 20% है तो ये हो गया 60। फिर यहाँ पे 50% है तो ये हो गया 20, सॉरी 20% हो गया 60, 400 का 50, टोटल 260। तो ये जो फ्रेंड 260 आया, ये 300 का 20% हो गया 60 और 400 का 50% हो गया 200।
तो ये 260। ठीक, वैसे ही बैंक 4 के लिए इस पे 0% रिस्क वेट है तो कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 300 का 20% 60, 200 का 50% हो गया 100, 160, और 200 का पूरा 100% ही लेंगे, तो यानी 200, 160, टोटल 360। उसके बाद कैपिटल रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 8%, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है तो इसलिए कैपिटल भी कोई रिक्वायर नहीं होगी। यहाँ पे 120 का 8% 9.60, 260 का 8% 20.8, और 360 का 8% 28.8। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज हो रहा है फॉर लेंडिंग टू लोअर रेटेड कस्टमर के लिए जो है रिस्क इंक्रीज होता जाता है, और इससे क्या होता है कि कैपिटल का जो नीड है वो भी बढ़ता जाता है, और ये यील्ड ऑन एसेट भी इम्प्रूव करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यील्ड है ये 6% है टोटल, लेकिन कैपिटल जो है यहाँ पे कम रिक्वायर है, लेकिन यहाँ पे यील्ड ज़्यादा है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, फिर ये भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो गई। जब 8.6 हो गया तो कैपिटल रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे जो है रिस्क इंक्रीज होगा तो कैपिटल का नीड भी इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड्स, एक एनपीए फील्ड भी है। एनपीए में भी बैंकों का इनकम जनरेशन होता है। तो एनपीए हैज़ 2-fold इफेक्ट, रिडक्शन इन इनकम एंड नीड फॉर एडिशनल कैपिटल, यानी कि हमें उसके लिए एक तो हमारी इनकम जनरेशन भी बंद हो जाती है बैंकों की एनपीए अकाउंट्स के ऊपर, और उसके लिए बैंकों को अलग से प्रोविजन भी करना पड़ता है। तो इसका 2-fold इफेक्ट्स होता है बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी पे। सेकेंड जो मेजर सोर्स है इनकम का वो है फी बेस्ड इनकम। फी बेस्ड इनकम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, जो बैंक जो है सर्विस चार्जेस लेती है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसी को हम लोग फी बेस्ड इनकम कहते हैं। जैसे डिमांड ड्राफ्ट, रेमिटेंस, सेफ कस्टडी, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स एटसेट्रा। अदर फिनेंशियल प्रोडक्ट में भी आजकल क्रॉस सेलिंग कर रही है बैंक, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, तो इसके ऊपर भी बैंकों को अच्छा खासा कमीशन मिलता है जो कि उसके फी बेस्ड इनकम में इंक्लूड होता है। तो जैसे जैसे फी बेस्ड इनकम में इंक्रीज होगा वैसे वैसे उस वहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क भी जो है वो एसोसिएटेड होगा। लास्ट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है इनकम जनरेशन का बैंकों का वो है ट्रेजरी इनकम। ट्रेजरी इनकम कुछ नहीं है, ये जो है ट्रेडिंग से डिराइव होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है फ्रेंड हमारे ट्रेजरी वाले चैप्टर में कि सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटीज, बुलियन, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स में जो है बैंक इन्वेस्ट करती है और उससे प्रॉफिट मेकिंग करती है, और ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड कि इन द 90s बेरिंग्स बैंक जो था, जो कि एक ओल्ड ब्रिटिश बैंक था, वो कोलैप्स हो गया था ड्यू टू वेरी लार्ज लॉसेज ऑन द एक्सचेंज। अब हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? तो एक्सपेंसेस में जो है दो मेजर एक्सपेंसेस होता है बैंकों का, एक तो है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बैंकों का जो डिपॉजिट पोर्टफोलियो होता है उसमें करंट डिपॉजिट होता है जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है, सेविंग डिपॉजिट जिसपे कि बैंकों को रेगुलर इंटरेस्ट देना होता है, और टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें कि थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंकों को देना पड़ता है। तो इसीलिए बैंकों को जो है इम्प्रूव करना चाहिए कासा, जिसको कि हम लोग कासा बोलते हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, क्योंकि ये लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है और इस पे बैंकों को लो इंटरेस्ट रेट जो है वो पेयर करना होता है। तो इसीलिए ये बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दूसरा जो फैक्टर है एक्सपेंडिचर का वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में स्टाफ कॉस्ट और अदर कॉस्ट आते हैं। इसमें अदर कॉस्ट भी है जैसे कि डेप्रिसिएशन, रेंट, यूटिलिटीज, लीगल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीकम्युनिकेशंस चार्जेस, स्टेशनरी। तो बैंकों को वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो अवॉइड करना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल डील जो है वो अचीव करने का जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको अचीव करना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी में मेनली जो है 6 वेरिएबल के जो है फंक्शन करते हैं, जिसमें 3 जो है इनकम बेस्ड है और 3 जो है वो एक्सपेंसेस बेस्ड है। तो इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम, ट्रेडिंग इनकम, और एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो फिक्स डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर बैंक पे करती है, स्टाफ एक्सपेंसेस जिसमें स्टाफ सैलरी, एलएफसी, टीए, डीए, पीएफ, ये सारी चीज़ें जो है स्टाफ एक्सपेंसेस में आती है।
फिर है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें कि स्टेशनरी, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टेज चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब है रिस्क एग्रीगेशन एंड कैपिटल एलोकेशन। हमारा जो नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, रिस्क एग्रीगेशन एंड कैपिटल एलोकेशन, यानी कि रिस्क को एग्रीगेट करके उसके लिए कितना कैपिटल एलोकेट करना होता है बैंकों को, वो इसमें कहा गया है। तो जो हमने बेसल का देखा था नॉर्म्स, उसमें बैंकों को कुछ मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बैंकों को अपना जो इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी है वो असेस करना चाहिए, और फ्यूचर कैपिटल नीड की क्या रिक्वायरमेंट है रिस्क के बेसिस पे, वो बैंकों को हमेशा असेस करके जो है प्रॉफिट प्लानिंग करनी चाहिए। समेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एस्टिमेट द एग्रीगेट रिस्क एक्सपोजर। तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं बैंक में, उसको पूरा सम करके और उसको एग्रीगेट रिस्क एक्सपोजर जो है वो एस्टिमेट करना चाहिए। इसके लिए जो मोस्ट कॉमनली अप्रोच जो बैंक यूज करती है दैट इज RAROC। RAROC का फुल फॉर्म होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू, मैचिंग ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रिस्क ऑन ट्रांजैक्शन और पोर्टफोलियो बेसिस ओवर ए डिफाइंड टाइम पीरियड, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड लॉसेज आर कवर्ड बाय रिजर्व्स एंड प्रोविजंस एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेज रिक्वायर्ड कैपिटल एलोकेशन। इन दिस अप्रोच रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम। अलग अलग वेरिएबल इनकम के लिए अलग अलग जो है रिस्क इसमें मेजर किया जाता है। सेकेंड अप्रोच जो है RAROC का, वो है, इसको EAR बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो कैपिटल एलोकेशन पे कम, कैश फ्लोज एंड वेरिएबिलिटी इन अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक कैपिटल एंड RAROC। इसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है रिस्क कैपिटल। तो रिस्क कैपिटल जो है RAROC जो है RAPM का एक पार्ट होता है। RAPM है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स। ये RAPM एक बार एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर्स। तो हम लोग रिस्क कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये VAR जैसे हम लोग ने निकाला था ठीक वैसे ही निकालते हैं। तो VAR इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 100 मिलियन का दिया हुआ है, तो 100 मिलियन परसेंटेज 12% है। इसको पूरा देखते हैं फ्रेंड्स। द बॉन्ड ट्रेडर डील्स इन लार्जर अमाउंट 200 मिलियन बट इन अ मार्केट विथ लोअर वोलेटिलिटी एट 4% पर एनम अगेंस्ट 100 मिलियन एंड 12% फॉर द FX ट्रेडर। द रिस्क कैपिटल कैन बी कंप्यूटेड एज ए VAR मेजर से एट द 99% लेवल ओवर ए ईयर। तो बैंकर ट्रस्ट डीड एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस ट्रांसलेट इनटू ए रिस्क कैपिटल ऑफ। तो VAR हम लोग निकालेंगे, जो 100 मिलियन हमने ले लिया, उसके बाद परसेंटेज 12% है तो यहाँ पे 12% लिया। उसके बाद 99% पे जेड वैल्यू का 2.33 है तो हमने वो लिया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा 28 मिलियन आया दैट इज रिस्क कैपिटल। रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर करने का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट जो है उसको रिस्क कैपिटल से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा RAPM निकल के आएगा, यानी RAPM इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई RC। अब है RAROC का मेथोडोलॉजी। इसमें मेनली जो है फ्रेंड 3 मेथोडोलॉजी हैं। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, यानी रिस्क को मैनेज करना, मेजर करना। फिर कैपिटल एलोकेशन, जो भी मेजरमेंट आया उसके बेसिस पे कैपिटल एलोकेट करना। और तीसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो है बैंकों का परफॉर्मेंस जो है रिस्क कैपिटल के लिए क्या है उसको देखना। इसमें एक जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है वो है EVA इक्वल टू प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंटू के जो है ये डिस्काउंट रेट है। ये तो बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रेंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।